मैं डॉक्टर उमा बारिट। यास्क का निरुक्त में क्या स्थान है, क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले व्याख्यान में वेद और वेदांग के विषय में चर्चा की थी और अब यास्क द्वारा रचित निरुक्त और निरुक्त में यास्क का क्या स्थान है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। किसी उद्भट विद्वान अथवा महापुरुष का मूल्यांकन करते हुए उसके युग तथा उस समय की परिस्थितियों की उपेक्षा करना उस आलोच्य विद्वान अथवा महापुरुष के साथ घोरतम अन्याय है। इस तथ्य को यदि हम अपने सामने रखें तो आज इतने वर्षों के पश्चात इस एकदम बदले हुए युग में भी हमें उस महान नैरुक्त की प्रतिभा और विद्वत्ता का लोहा मानना होगा। भले ही यास्क के अनेक सिद्धांत आज स्वीकार्य न हो और उनके निर्वचन तथा उनकी व्याख्या पद्धति में आज के आलोचकों को कुछ दोष दिखाई दे जाए, परंतु हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय अन्य मनीषियों के मस्तिष्क में भाषा विज्ञान का बीज वपन भी नहीं हुआ था, उस समय इन नैरुक्तों ने इस तथाकथित भाषा विज्ञान के अनेक मौलिक एवं सद्भावनाओं सिद्धांतों को उद्घोषित एवं प्रचारित किया था। आज का आलोचक भले ही सभी शब्द धातुजय इस सिद्धांत को न माने, परंतु अर्थ नित्य परीक्षितु न संस्कारम आद्रियते शब्दों की परीक्षा अर्थ पर विशेष ध्यान दिया जाए, व्याकरण के काल्पनिक संस्कारों की बहुत परवाह न की जाए, इन वक्तव्यों को सत्यता सर्वथा निसंदिग्ध है। यह एक ऐसा आधार है जिसके सहारे अनेक दुरूढ़ शब्दों का उनके सदृश अनेक विलुप्त शब्दों के साथ संबंध स्थापित करके स्वरूप जाना जा सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वेदों के कुछ मूर्धन्य विद्वान इस दिशा में प्रयत्नशील भी हैं। नैरुक्त की परंपरा का एकमात्र प्रतिनिधि होने के कारण भी यास्क की अपनी एक महत्ता है। जिस प्रकार व्याकरण के क्षेत्र में अंतिम आचार्य पाणिनि अपने से पूर्व भावी वैयाकरण आचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार यास्क भी उसी क्षमता के साथ अपनी नैरुक्त परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में अनेक आचार्यों के मत सुरक्षित है, तो यास्क के निरुक्त में भी नैरुक्तों की परंपरा की एक अच्छी झांकी देखने को मिल जाती है। प्रख्यात नैरुक्त शाकमुनि तो यहाँ प्रायः सर्वत्र विद्यमान दिखाई देते हैं। कराल काल के क्रूर घटना चक्रों में यदि पाणिनि की अष्टाध्यायी अमिट बनी रह गई तो यास्क के नैरुक्त को भी उनकी कोई आँच नहीं लग सकती। यास्क ने जो यह कहा कि व्याकरण की परिपूर्णता निरुक्त में आकर होती है, उनके विषय में यदि वास्तविक धरातल पर आकर विचार किया जाए तो अपूर्णता इस बात से ही स्पष्ट है कि वह बड़े ही सीमित क्षेत्र में अपनी कल्पनाओं, लोक, आगम, वर्ण विकार आदि की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, और वह भी कितना निराधार होता है, इस बात को व्याकरण के मर्मज्ञ भर्तृहरि अच्छी तरह जानते हैं। वेद व्याख्या के क्षेत्र में भी यास्क आदि की एक महत्वपूर्ण देन है। निरुक्त में हमें तत्कालीन वेद व्याख्या विषयक विभिन्न संप्रदायों तथा आचार्यों की विविध प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। देवता के स्वरूप आदि के विषय में भी यास्क ने अनेक दुरूढ़ गुत्थियाँ सुलझाई है। आध्यात्म मत की दृष्टि से एक देवतावाद, आधिदैविक मत की दृष्टि से त्रिविध देवतावाद तथा अधियाज्ञिक मत की दृष्टि से बहुदेवतावाद का सुंदर समन्वय तत्र एतन नरराष्ट्रम इव यास्क के संक्षिप्त वाक्य में प्राप्त होता है, तथा आध्यात्मवाद की मूलभूत धारणा यास्क के महाभाग्यात् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्य आत्मनः अन्ये देवः प्रत्यंगानि भवन्ति, आत्मा सर्व देवस्य, इन शब्दों में सुरक्षित है, जिसकी बड़ी मनोरम एवं भव्य व्याख्या निरुक्त के प्रतिनिधि व्याख्याकार दुर्ग तथा स्कंद ने प्रस्तुत की है। इन सब विविध परंपराओं का वेदार्थ की पूर्णता की दृष्टि से एक विशिष्ट एवं अनुपेक्षणीय मूल्य है।
कौत्स जैसे विद्वानों की इन धारणा का कि वेद के अनेक शब्द अविस्पष्टा अर्थक है, दुर्गम एवं दुरूढ़ है। यास्क ने निर्भीक एवं स्पष्ट उत्तर नैव स्थाणोर अपराध यद एनम अंधो न पश्यति पुरुष अपराध स भवति। निरुक्त के प्रथम अध्याय के 16वें उसमें दिया है। वह आज के वेदाध्याय का जहाँ उत्साहवर्धन करता है, उनके अनुसंधान की गति से में एक तीव्रता एवं ओज भर देता है, उन्हें आशान्वित कर देता है। वहीं वेद के विषय में निराश एवं अनास्थावान व्यक्तियों की अच्छी प्रताड़ना भी करता है। इस प्रकार निर्वचन शास्त्र के सिद्धांतों और रीतियों, विविध नैरुक्त आचार्यों के विभिन्न मतों तथा तत्कालीन वेद व्याख्या संबंधी ऐतिहासिक, नैदान, अधियाज्ञिक, आध्यात्मिक आदि अनेक प्रवृत्तियों इत्यादि के ज्ञान की दृष्टि से निरुक्त और उसके प्रणेता यास्क का आज और भी अधिक मूल्य स्वीकार करना होगा।